तो ये सेल चैप्टर की सेकंड वीडियो है। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसे जाके देख लेना। उसमें जो हमारी एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी है उसकी ब्रीफिंग कर रखी है मैंने। फिलहाल मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ स्ट्रक्चर ऑफ सेल से, ठीक है। इसको हम देखते हैं और समझते हैं इसमें क्या क्या और कैसे कैसे है। स्टार्ट करते हैं। पहले देखो स्ट्रक्चर ऑफ सेल। यू हैव लर्न दैट सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेशलाइज्ड टिश्यू। मैंने बताया था कि हर एक जो ऑर्गन होता है एक अलग टाइप के टिश्यू से बनता है और हर एक अलग टाइप का टिश्यू एक अलग टाइप के सेल से बनता है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं एंड ऑर्गन्स, राइट। कलेक्टिवली परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। पता है ये तुम्हें भी कि हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन एक अलग फंक्शन करता है, राइट। अब आगे देखो, ठीक है। फंक्शन फॉर दी सेल फंक्शंस यूनिट दे मस्ट बी एबल टू इंटरैक्ट with one another and with their surrounding as well. These interaction occur at the cell boundary where the substance move between the cell and their external environment. Even single cell organism exchange material and respond to environment through the cell membrane. देखो मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो आप इसमें ध्यान से देखना। जो आपकी स्क्रीन है जिस पे आप वीडियो देख रहे हो, अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो मेरी बातों को ध्यान से सुनो और अपने एनसीईआरटी के अंदर अंडरलाइन करते चलो चीज़ों को, जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूँ, ताकि ये चीज़ें जब रिवीजन करोगे ना तो ये चीज़ें उठ के आएंगी, है ना। बाकी मैं कोशिश करूंगा इस चैप्टर के एंड होते होते तक इस चैप्टर के ऐसे नोट्स दे दूं कि आपसे कोई भी कुछ भी क्वेश्चन पूछिएगा इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप उसके आंसर इजीली दे पाओगे, राइट। अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि जो सेल होता है ना, इधर ध्यान से अब समझो। जो सेल होता है, राइट। तो सेल जो है अपने साथ एनवायरनमेंट से जो इंटरेक्ट करता है, ये इसका एनवायरनमेंट है। अब ध्यान से देखना, ये इसका इंटरनल है, राइट, और ये इसका एक्सटर्नल है, यानी बोल सकते हैं सराउंडिंग। अब ऑब्वियसली कि जो सेल होगा उसको बाहर से चीजों की जरूरत पड़ेगी, है ना। बिना बाहर की चीजों के वो सर्वाइव कैसे कर पाएगा, बिना फूड एंड वाटर के सर्वाइव कैसे कर पाएगा, राइट। लेकिन ऐसा तो है नहीं सेल के अंदर हम सब कुछ को आने दे सकते हैं। जैसे घर समझ लो, एक घर होता है ना, राइट। जो घर की बाउंड्रीज होती हैं वो किस लिए होती हैं? घर की बाउंड्रीज ये इंश्योर करती है कि घर के अंदर जो भी आएगा वो गेट से आएगा और केवल वही इंसान आएगा या वही लोग आएंगे, वही चीज आएंगी जो जरूरी है ना, या जो कहीं ना कहीं आने लायक होती है, राइट। वैसे सेल के अंदर भी क्या होता है, सेल हर चीज को अंदर नहीं आने देती है। सेल क्या करती है, सेल जो चीजें कह सकते हैं स्ट्रेंज होती है, फॉरेनर्स होती है, लाइक बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, उसको सेल एंटर नहीं करने देती है, राइट। तो अब यहाँ पे इसमें नहीं है, मैं पहले यहाँ पे बता देता हूँ आपको, फिर जाके इसकी ब्रीफिंग करेंगे। तो ध्यान से रखना, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ना सेल की, जो कि ये डिसाइड करती है कि कौन सी चीज अंदर आएगी और कौन सी चीज बाहर जाएगी, उसे हम कहते हैं यहाँ पे सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। इधर देखो, ओके। अब ये तो हो गया तुम्हारा। अब आगे देखो सेल मेम्ब्रेन, पहली चीज जो आउटर लेयर होती है उसकी, राइट। द यूनिवर्सल फीचर ऑफ अ सेल, द सेल मेम्ब्रेन इज अ थिन बाउंड्री, एक पतली सी बाउंड्री होती है, राइट। एक थिन बाउंड्री दैट सराउंड्स द सेल एंड प्रोटेक्ट इट कंटेंट्स, यानी जो सेल को चारों तरफ से घेरती है एंड सेल को प्रोटेक्ट करती है, राइट। इट डिफाइंस द इंडिविजुअलिटी ऑफ अ सेल। ऑब्वियसली अब एक सोच के देखो, अब जो सेल है, अगर बहुत सारे सेल हैं तो या घर होते हैं, घर का जो इंडिविजुअलिटी यानी घर एक ही है, ये क्या डिसाइड करता है, उसकी बाउंड्रीज, राइट। समझने के लिए ये देखो, मान लो यहाँ पे एक सेल है, राइट, और ये दूसरा सेल है। तो ये जो बाउंड्रीज है यही तो यहाँ पे सिग्निफाई कर रही है ना कि दी सेल्स आर डिफरेंट। एक ये सेल अलग है, ये सेल अलग है, यानी इसके पीछे कहीं ना कहीं इनके आउटसाइड में एक बाउंड्री चाहिए मुझे, जो कि सिग्निफाई करेगी सेल्स डिफरेंट होती है ना। जिसका काम कौन करता है, जिसका काम करता है ये सेल मेम्ब्रेन, ओके। जो कि सेल की इंडिविजुअलिटी को शो करते हैं, राइट, ऑफ अ सेल इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं इसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, लिख सकते हो, सेल मेम्ब्रेन डिफाइंस द, यहां से देखना, सेल मेम्ब्रेन defines the individuality of a cell and is also called plasma membrane,
इजी, ये रख सकते हो इसका, राइट। आगे देखो, द सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो सेलेक्टिवली परमेबल। सेलेक्टिवली परमेबल का मतलब क्या होता है? सेलेक्टिवली परमेबल का मतलब होता है कि सब चीजों को वो अंदर नहीं आने देगा, राइट। वो केवल उन्हीं चीजों को अंदर आने देगा जो चीजें जरूरी है सेल के लिए, बाकी चीजों को वो अंदर नहीं आने देगा, राइट। विच मीन्स इट अलाउज द सब्सटेंस, it allows some substance to pass through the while blocking the others, right? You have learned this, that how oxygen and carbon dioxide move across the cell membrane of a alveoli. अब alveoli क्या होता है? alveoli यहाँ पे इन्होंने बोल तो दिया, यहाँ पे बताया नहीं। alveoli बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है, याद रखना है। alveoli बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है, या बलून लाइक स्ट्रक्चर, या बलून ज्यादा इसमें सही रहेगा। बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है, कहाँ पे पाई जाती है? ये पाई जाती है हमारे लंग्स के एंड पे, लंग्स में, राइट। इसका मेन काम होता है क्या? इसका मेन काम होता है ऑक्सीजन को ब्लड में ऐड करना, ब्लड में ऑक्सीजन को ऐड करना, या कह सकते हो लंग्स का जो अल्टीमेट फंक्शन है ना, वो यहीं पे होता है ना। एल्वियोली इन द लंग्स, हाउ डज द स्ट्रक्चर ऑफ, अब यहाँ पे ये कहने का रेफरेंस क्यों लिया है? क्योंकि एल्वियोली बहुत सिलेक्टिबल है। एल्वियोली पूरे जो हमारा एयर जो हम लेते हैं ना, तुमने देखा होगा, हम अपने नॉस्ट्रल के थ्रू तो पूरी हवा लेते हैं, उसमें सारी गैसेस मौजूद होती है। बट जो एल्वियोली होती है वो क्या करती है? वो सारी हवाओं में से केवल ऑक्सीजन को फिल्टर करती है और उसे ब्लड में मिला देती है, राइट। एल्वियोली इन द लंग्स, हाउ डज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, हाउ in the cell of alveoli contains the एक मिनट, ठीक है। alveoli, okay, how does the structure of the cell membrane in the cells of alveoli control the movement and substance across it? so इसके बारे में हम जब चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 5th में आई गेस ये है ना, लाइफ प्रोसेस के अंदर है, तो उसमें हम समझेंगे ढंग से। फिलहाल अभी इसका आगे देखो, लेट अस डू एन एक्सपेरिमेंट, है ना। यहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या लिया है? विद द हेल्प ऑफ अ किचन नाइफ केयरफुली कट अ पोटैटो इन 2 पीसेस ऑफ रफली सेम साइज, दिख रहा होगा तुम्हें यहाँ पे इन्होंने बढ़िया से ले लिया, राइट। मेजर द इनिशियल वेट एंड बोथ ऑफ द पीसेस यूजिंग अ वेट स्केल, और भी कोई यहाँ पे मतलब कह रहा है सेम वेट की मुझे लेना है। पुट 1 piece ऑफ पोटैटो इन बीकर विद अ प्लेन वाटर, put the other piece of potato in a beaker with 20% salt and sugar solution, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं हम, that totally depends। एक मिनट, ठीक है, इधर देखो ध्यान से, लीव, ओके, लीव them undisturbed। अब इसको जैसे हम लिखा है, लीव them undisturbed for about an hour until you notice a visible change। अब यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, मैं आपको सिंपली बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब इस चीज़ों का अच्छे से समझना। यहाँ पे ना हम क्या कर रहे हैं ना, हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं एक रिएक्शन या एक प्रोसेस को, जिसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस का मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ वाटर, लिख सकते हो, द मूवमेंट ऑफ वाटर इन अ सेल, राइट। अब ध्यान से देखना हमें ये बात कि ऑस्मोसिस जो होते हैं 3 तरह के होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग हाइपरटोनिक, एक होता है यहाँ पे आइसोटोनिक, और एक होता है यहाँ पे हाइपोटोनिक। अभी तीनों में अंतर क्या क्या होता है, तो सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सारा जो गेम है ना, यानी सब कुछ है कंसंट्रेशन का। किसका? यहाँ पे कंसंट्रेशन का। तो हमेशा याद रखना है हमें कि जो हाई कंसंट्रेशन वाली चीज होती है ना, ये जो हाई कंसंट्रेशन जो होता है ना, वो हमेशा मूव करता है लो कंसंट्रेशन की तरफ, राइट। एक सेल के अंदर कैसे, ध्यान से देखना है। जैसे में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में समझो ये एक बीकर है और ये इसके अंदर एक कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, राइट।
अब क्या है, इसके पानी का जो सॉल्यूशन है ना वो है तुम्हारा लो कॉन्सेंट्रेटेड, और जो इंटरनल है वो है हाई कंसेंट्रेट। होगा क्या, हमेशा याद रखना कि जो सेल होता है ना इसके अंदर कंटिन्यूसली वाटर मूवमेंट तो होती है, लेकिन इस वाले केस में क्या होगा, बोलोगे इस वाले केस में भैया पानी अंदर जाएगा तो बहुत ही कम लेकिन बाहर बहुत ज्यादा निकलेगा। यानी ऑस्मोसिस क्या होगा, ऑस्मोसिस में इनफ्लो लेस हो जाएगा एंड आउटफ्लो हाई हो जाएगा, या मोर भी लिख सकते हैं, हाउ हाई लिख देता हूँ सिंपल, ठीक है। फिर कुछ देर बाद क्या होगा, इस सॉल्यूशन के अंदर जो ऑब्जेक्ट रखा है हमने, जो कुछ ऐसा हो जाएगा, देखने में ध्यान से देखना, अब ये ना ऐसा श्रिंक होकर ऐसा हो जाएगा, समझे, जब तक कि जो कंसंट्रेशन है वो इक्वेट नहीं हो जाता, राइट। इसको हम कहेंगे क्या, इसको हम कहते हैं श्रिंकिंग, श्रिंकिंग। अब आपको याद क्या क्या रखना है, आपको याद ये रखना है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो ऑब्जेक्ट है वो श्रिंक हो जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, जो मूवमेंट होता है वो सेल के अंदर हाई कंसेंट्रेशन होता है और सेल के बाहर लो कंसेंट्रेशन होता है, इसकी वजह से जो आउटफ्लो होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इनफ्लो के, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे आइसोटोनिक की, एक मिनट रुकना जरा, नाइस। अब देखो, अब आइसोटोनिक में क्या होता है, आइसोटोनिक में फिर सेम यही डायग्राम हम फिर बनाएंगे, पर इस बारे में क्या है ना, इस बार इंटरनल और एक्सटर्नल, एक्सटर्नल और इंटरनल ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी सेम कंसंट्रेशन आ जाएगा, सेम कंसंट्रेशन, ठीक है। इन दोनों की कंसंट्रेशन कैसे हो गई, सेम कंसंट्रेशन। इस केस में क्या होता है, इस केस में हमारा जो इनफ्लो होता है बराबर होता है आउटफ्लो के, ठीक है। तो इसमें तुम कह सकते हो कि क्वेश्चन आ सकता है इन विच ऑस्मोसिस, है ना, इन विच टाइप ऑफ ऑस्मोसिस द ऑब्जेक्ट साइज डज नॉट चेंज, तो बोलोगे वो हो जाएगा तुम्हारा आइसोटोनिक। तो आइसोटोनिक या आइसोटोनिक जो होता है, जो ऑस्मोसिस का टाइप है, उसमें ऑब्जेक्ट के साइज चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जो अंदर का कॉन्सेंट्रेशन होता है, सेल ले लो यहाँ पे सिंपल है, क्योंकि अल्टीमेट तो इसका जो भी ऑब्जेक्ट है वो भी तो सेल से बना होगा, ये ऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट है ना। तो जो ऑब्जेक्ट के अंदर जो सेल है उसका जो कंसेंट्रेशन है और जो बाहर पानी का कंसेंट्रेशन है ऑलमोस्ट इक्वल है, जिसकी वजह से सेल साइज में नो चेंज, है ना, नो चेंज इन सेल साइज। उसके साथ अब तुम यहाँ देखो, जब मैं बात करता हूँ हाइपोटोनिक की, हाइपोटोनिक का केस क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक में सेम हमने फिर से लिया, ये ना रीजन ले लेना, किशमिश है ये, ठीक है। हमारी बुक में शायद इसका ही एग्जांपल दे रखा है, देख लेना ना। अब हाइपोटोनिक में क्या लोगे, हाइपोटोनिक में लोगे तुम यहाँ पे फिर से सेल लोगे, या वही किशमिश लिया मैंने, राइट। अब ये किशमिश क्या हो जाएगा इसमें, अब इसका जो इंटरनल कंसेंट्रेशन है वो लो हो जाएगा, यानी लो कंसेंट्रेशन है, और इसका जो बाहर हो जाएगा ये हाई कंसेंट्रेशन हो जाएगा। जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे इधर देखो, जो इनफ्लो है वो ज्यादा हो जाएगा आउटफ्लो से। अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली जो सेल है, ठीक है, वो स्वेल कर जाएगा, क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा, राइट। जो तुम्हारा रीजन है वो फूल जाएगा, है ना। तो ये 3 टाइप होते हैं ऑस्मोसिस के, इसे याद कर लेना बेस्ट रहेगा। और मैं तो कहूँगा डायग्राम बना के इसलिए रख लेना ताकि माइंड मैप हो जाए, है ना। आगे आओ, तो इस वाले केस में मैं तुम्हें स्ट्रेटली बताता हूँ हुआ क्या है। हमने यहाँ पे एक आलू रखा, सेम,
है ना। यहाँ पे भी कालू रखा, यहाँ पे भी कालू रखा। उसके बाद दोनों की शेप एंड साइज हमने सेम लिया है ताकि डिफरेंस देख सकें। उसके जैसे ही हमने उसको पानी में डाला ना, तो ध्यान से देखोगे इसमें श्रिंकिंग हो गया है। श्रिंकिंग मतलब है इसका जो साइज है, इसका जो साइज है, एक मिनट, इसका जो साइज है वो इससे बड़ा है, यानी ये बिग है, ये एज इट इज रह गया, और ये थोड़ा स्मॉल हो चुका है, राइट। जो मैंने आपको पहले वाले बताया था कि चीज़ें श्रिंक हो जाती हैं। तो बोलोगे इसमें क्या बोलोगे, तो इसमें तुम्हारे पास बोलने के लिए ये रहेगा कि इसका बोलोगे भैया इसमें ना आपका हाइपरटोनिक ऑस्मोसिस हुआ है, राइट। हाइपरटोनिक ऑस्मोसिस हुआ है, जिसकी वजह से जो पोटैटो है उसका साइज श्रिंक हो गया है, राइट। तो ये इसका यही कॉन्सेप्ट था। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो ताकि कॉपी में लिख पाओ। एक मिनट छोटा कर दूँ, हाँ। चलो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं इसका। इसे तुम अच्छे से पढ़ लेना, इसमें जो तुम्हें मैंने बताया इसके बारे में वही लिखा हुआ है, बाकी इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। अब इधर क्या है, इसमें मैं तुम्हें केवल डिटेल बताऊंगा, राइट, क्योंकि ऑस्मोसिस तो मैंने तुम्हें पूरी चीजें बता दी, लेकिन हाँ एक बार ब्रीफिंग कर ही लेते हैं, पढ़ ही लेते हैं इसे। व्हाट डू यू इन्फर, डू यू एक्सेप्ट द इन टर्म्स ऑफ चेंजेस इन देयर वेट, द वेट ऑफ द पोटैटो पीस इन बीकर हैज increased while the weight of the potato beaker B has decreased. This happens because the cell membrane allows the water to move in and move out the cell, but no sugar or salt molecules. Right? Water moves from an area more water less, यानी बताया था तुम्हें, dilute solutions to an area where less water and more solute कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। सिंपल याद रखना है तुम्हें, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं जनरेट करनी दिमाग के अंदर। सिंपल ये याद रखोगे कि जो वाटर होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। अब हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन कैसे, इस चीज़ का तुम्हें समझना है तो तुम इधर देख सकते हो। चलो हमेशा याद रखना है, अगर कोई चीज़ हाई कंसंट्रेटेड है, राइट, वेट, अगर कोई चीज हाई कंसेंट्रेटेड है, लिख लेना इसे। हाई कंसेंट्रेशन का मतलब ये होता है सिंपल, तुमने कभी नींबू पानी बनाया है, उसमें तुमने देखा है कि अगर बहुत ज़्यादा चीनी डल जाता है, लाइक, या तुमने कभी सब नहीं खाया, मिठाई तो खाई होंगी, तुमने कभी सोचा है जो शुगर सिरप बनता है वो कैसे बनता है, वो इतना थिक क्यों होता है, राइट। देखा होगा ना, जो जिसके अंदर मिठाइयाँ डाल के उसको स्वीटन किया जाता है, मीठा किया जाता है, राइट। जलेबी जिसमें डाली जाती है वो लगता है लिक्विड है लेकिन काफ़ी थिक होता है। तो कहीं ना कहीं पानी तो वैसा होता नहीं है ना। तो उसमें क्या है, जो शुगर सिरप जो तुमने देखा है उसमें तुम कह सकते हो अपने आप में उसमें सॉल्यूट यानी शुगर ज़्यादा है, सॉल्यूट ज़्यादा रहेगा यानी सॉल्यूट हाई अमाउंट में रहेगा, प्लस में सॉल्वेंट यानी वाटर वो लेस अमाउंट यानी कम अमाउंट में रहेगा, राइट। तो हाई कंसेंट्रेशन का मतलब यही होता है। देखते हो कितनी मीठी होती है वो चीज़, है ना। अगर वही मैं लो कंसेंट्रेशन की बात करूं तो लो कंसेंट्रेशन में सेम करोगे, बस उल्टा कर दोगे, राइट। बोलोगे भैया इसमें जो सॉल्यूट है ना उसको लो रखेंगे और प्लस में सॉल्वेंट को हाई रखेंगे, समझे। तो जो तुमने कंसंट्रेटेड चीज़ें देखी हैं, जितने भी चीज़ें कंसंट्रेटेड होती है, भले कुछ भी हम बना रहे हो, है ना, कंसंट्रेशन तो बहुत चीज़ों में देख सकते हैं। बहुत ही बेसिक कंसंट्रेशन बता रहा हूँ जो तुमने घर में ही देखा होगा कभी चाय पत्ती जल जाती है तो बोलते हैं ना हार्ड टी बन गई, तो कह सकते हैं एक तरह से कंसंट्रेटेड चाय है वो, राइट, है ना। तो उससे भी देख सकते हो जब चाय पत्ती ज़्यादा जल जाती है तो उसका कलर भी बिल्कुल ब्लैक सा हो जाता है, तो कह सकते हैं वो बहुत ही कड़क चाय बोलते हैं जिसे नॉर्मल भाषा में, है ना। वो भी अपने आप में हाई कंसंट्रेशन का एग्जाम्पल है। हमारे डेली लाइफ में हाई कंसंट्रेशन बहुत जगह हम देख सकते हैं, है ना। लेकिन सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो इसका मुझे लगता है या ये तुम्हारे लिए याद करने के लिए बेस्ट है वो है शुगर सिरप। शुगर सिरप, राइट। चलो इसमें देखना, इसमें यही लिखा हुआ है। आओ फिर से देखो यहाँ क्या लिखा है,
Okay, this happens because the cell membrane allows water to move, right? बताया था तुम्हें water easily move कर सकता है सेल में, तो सेल ठीक है, and out of the cell, but no sugar salt molecule. Water moves from one area where more water less solute, this क्या बोल सकते हैं इसे, डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होता है, टू एन एरिया वेयर लेस वाटर एंड मोर सॉल्यूट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इन्होंने लिखा थोड़ा सा हार्ड तरीके से, लेकिन मैंने जो तुम्हें ऊपर एक्सप्लेन किया है वो तुम्हें याद रखना है ज़्यादा से ज़्यादा करके, है ना. आओ उसके मेन पॉइंट पे आते हैं हम लोग. द मूवमेंट, इसे अंडरलाइन कर लो, द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, राइट. ओके, और याद रखना जैसे वाटर मूव करता है वैसे जो हमारा गैसियस मटेरियल है, ऑब्वियसली ऑक्सीजन, वो भी मूव करता है ना. तो डिफ्यूजन होता है कब, डिफ्यूजन यहाँ देखो ध्यान से, डिफ्यूजन इज नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम वन हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, है ना. क्लियर अच्छे से. अब यहाँ पे ऊपर वाला देखने की जरूरत नहीं है, जितना तुम्हें मैंने ऊपर ऑस्मोसिस क्लियर किया है तुम्हें वो याद रखना है. तो डिफ्यूजन का मतलब ही क्या होता है, ओवरऑल कितने पार्टिकल्स मूव इन हुए हैं और मूव आउट हुए हैं, यानी सेल के अंदर कितने आए हैं और सेल के अंदर कितने गए हैं, यानी नेट चेंज कह सकते हैं हम, राइट. which occurs without a membrane. Osmosis is the diffusion of water across the selectively permeable membrane. In plants, water from the soil enters roots through osmosis. ये एग्जाम क्वेश्चन आ सकता है कि प्लांट्स जो है वो रूट्स के थ्रू वाटर कैसे लेती है, राइट. तो वो ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू लेती है. बाकी ये वाला एग्जाम्पल तो मैंने ऊपर अच्छे से एक्सप्रेस कर दिया है, एक बार इसे भी पढ़ लेना. आ जाओ नीचे आते हैं थोड़ा. अब ये न्यू कॉन्सेप्ट है, पहले वाले एनसीईआरटी में नहीं था ये, पर इस वाले में है ना. इसको देखते हैं, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है ये. लिखा है यहाँ पे, है क्या, पहले है, इस कॉन्सेप्ट का नाम है यहाँ पे जो बताया गया है उसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, राइट. तो देख लो इसमें होता क्या है. स्ट्रक्चरली द सेल मेम्ब्रेन इज एक्सट्रीमली थिन. पता है हमें कि सेल मेम्ब्रेन भाई बहुत पतली होती है, लगभग 7 से लेकर 10 नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर में लगभग 0.5 टाइम्स 0 and 1 मिलीमीटर होता है. इट हैपन्स इट अप ऑफ लिपिड्स. किससे बनता है ये क्वेश्चन आ सकता है, तो हमेशा रखना है सेल मेम्ब्रेन बनता है हमारा लिपिड जो कि फैट होता है एंड प्रोटीन्स के थ्रू. द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक्सप्लेन्स इट्स स्ट्रक्चर. द मेम्ब्रेन हैज लिपिड बाइलेयर, 2 लेयर होती है ना, ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स विद वाटर अट्रैक्टिंग हेड्स. जिसके याद रखना, जिसका जो हेड होता है वो वाटर अट्रैक्ट करता है, राइट, है ना. उसके साथ जो वाटर रिपेलिंग टेल होती है उसकी, राइट, विद अ प्रोटीन इम्बेडेड ऑन देम, जिसपे प्रोटीन इम्बेडेड यानी प्रोटीन लगा होता है. ध्यान से देखोगे इधर, ये बड़ा बड़ा दिख रहा है तुम्हें, ये इसे ऑब्जर्व करो ध्यान से सारे, ये है और ये है, ठीक है. अब ध्यान से देखना, लिपिड बाई लेयर है, एक ऊपर और एक नीचे. अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे देखोगे तो ये है क्या, लिखा गया वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, है ना, जो कि स्ट्रक्चर पे लगा होता है, राइट. आगे देखो, द मॉलिक्यूल कैन मूव साइडवेज, ओके, फ्लिप एंड रोटेट विद इन द मेम्ब्रेन, हेंस इट इज फ्लूइड. जो मॉलिक्यूल होता है इजीली इधर से उधर मूव कर सकता है, साथ में फ्लिप हो सकता है, रोटेट कर सकता है, ठीक है, लेकिन विद इन द मेम्ब्रेन के अंदर ही, है ना. हेंस ये अपने आप में फ्लूइड है. तो बताइए कि किसी चीज में जो लिक्विड होता है वो इसे इजीली मूव करवा सकते हैं, राइट. प्रोटीन्स इन द सेम मेम्ब्रेन एट लाइक गेट कीपर्स. जो प्रोटीन होता है मेनली वो गेट कीपर्स की तरह बिहेव करता है. इट हेल्पिंग सब्सटेंस टू पास थ्रू, वो हेल्प करता है सब्सटेंस को पास करने में. जैसे तुम्हें ये वाले दिख रहे होंगे ना, इसको ध्यान से देखो, इसको और इसको, इस वाले हिस्से को, राइट. इसी को हम कहते हैं क्या, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. अब तुमसे क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या लिखोगे, है ना. तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक्सप्लेन करता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, ये बाइलेयर्ड होती है,
दो लेयर से किसकी लेयर बनी होती, किसकी दो लेयर से बनी होती है, याद रखना है तुम्हें, लिपिड की दो लेयर से, राइट। जिसके ऊपर वाला हिस्सा जो होता है लिपिड का, वो होता है तुम्हारा क्या, वो वाटर अट्रैक्टिंग हेड होता है, और नीचे जो हिस्सा होता है वो होता है वाटर रिपेलिंग टेल, राइट। उसके साथ याद रखना है कि उसमें प्रोटीन एम्बेडेड होती है पूरे पे। उसके साथ हमें इसमें ये भी कहा गया है कि जो ये मॉलिक्यूल होते हैं इजीली साइड मूव कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, इसका मतलब ये फ्लूइड है, राइट। उसके साथ साथ प्रोटीन्स के थ्रू पास थ्रू होता है इसके अंदर, जो इसका गेट होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ओके, उसका जो गेट कीपर्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो याद रखना प्रोटीन्स के बने होते हैं वो, जैसे यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा अच्छे से, है ना। आगे आओ। Since the molecule are arranged like tiles in a mosaic, it is called mosaic model. बिल्कुल टाइल्स की तरह लगे, दिख रहा है तुम्हें, ये इतने सारे यहाँ लगे हुए हैं, तो इसीलिए इसको कहा जाता है मोज़ैक मॉडल। All living cell communicate with their surrounding, okay, surrounding and their neighbor cells, या neighboring cells through cell membrane. However, cell of plant, fungi and bacteria have an additional layer around the cell membrane called the cell wall. अब ये सेल वॉल क्या होता है भाई, तो यहाँ पे इसको अंडरलाइन करना, cell of plants, fungi and bacteria have an additional layer of cell membrane called the cell wall. या बोल सकते हैं उनका अल्टीमेट प्रोटेक्शन, जो उनको इन्वायरमेंटल डेंजर से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। हमारे पास नहीं होते हैं, ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि सीधी बात है, अगर किसी के पास कुछ है प्रोटेक्शन के लिए, तो उसको उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। बेचारे प्लांट्स मूव कर नहीं सकते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट कौन करेगा, तो उनको जो प्रोटेक्शन दी है, एक्चुअल वाली प्रोटेक्शन, वो दी है उनके सेल वॉल ने उनको, राइट। चलो आगे देखो। अभी ये कैसे चेक करें इन्वेस्टिगेशन, इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ है, जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं। प्रिपेयर टेम्परेरी स्लाइड्स ऑफ अ थिन पील ऑफ ऑनियन, वेट ऑनियन और रोहो कार्डल लिली लीफ ऑफ अ माउंटेन, इट वॉज सैफरन यूजिंग cover slips. Observe plant cell under the microscope. Similarly, prepare the temporary side of cheek cells by gently scraping the inner side of your cheek with a cotton swab of the blunt end of toothpick. यानी तुम करने मत लग जाना, बस समझने के लिए, ठीक है, ट्राई मत करना इसे, बस सुन लो। यानी हमने ऑनियन का पील लिया, साथ में हमारे माउथ के अंदर पतली सी लेयर होती है ना, देखा हो तुमने, अपनी जीभ से चेक कर सकते हो, उसको हल्का सा उसमें से एक टिश्यू ले लो थोड़ा सा, ठीक है। उससे हम देखना क्या चाह रहे हैं, जो जैसा मैंने तुम्हें ऊपर बताया, बस उसी का ये एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी के थ्रू समझना है, ठीक है। एट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ फॉलोड, ओके, एट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ फॉलोड few drops of methylene blue stain and carefully place a covered slip. Observe both the slides under a microscope. What you observe? Onion peels or Rio leaf peels are box shaped. देखो दिख रहा है box shaped, ऐसे ऐसे बढ़िया से, है ना भाई। किसी ने तो चीज ने से शेप दी होगी ना, किसी चीज ने इसकी शेप को मेंटेन करने में इसकी हेल्प की होगी, बट यहाँ तुम इसमें देखोगे भैया कुछ शेप तो दिख नहीं रहा है, सब कुछ अनऑर्गेनाइज हो गया। लो भाई लो, अब ऐसा हुआ क्यों है, ध्यान से देखो। ऑब्जर्व द अंडर माइक्रोस्कोप आफ्टर हाफ एन आवर। व्हाट यू ऑब्जर्व? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द बाउंड्रीज ऑफ द प्लांट सेल रिमेन्स द सेम बट द इनर कंटेंट shrinks and the space between the inner and outer boundaries increased. You may have observed that the cheek cells on the other hand have shrunk considerably. तो अल्टीमेट इसमें यही दिखाना था कि जो सेल होते हैं प्लांट्स के, उनकी जो एक आउटर लेयर होती है जो उनको बहुत ही ज़्यादा रिजिडली या कह सकते हैं बहुत ब्रूटली प्रोटेक्ट करती है, बट ह्यूमन के पास या एनिमल्स के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो उनके सेल्स को इतने ब्रूटली प्रोटेक्ट करे, जिसी डिफरेंशिएट को हम कहते हैं सेल वॉल, जो मेनली सेलुलोज से बनी होती है, ठीक है। आगे देखो, अब हम बात कर ही रहे हैं सेल वॉल की, तो अच्छे से समझते हैं। चलो इधर देख लो, सेल वॉल। इन जनरल प्लांट्स कैन नॉट मूव from one place to another place. They need a rigid structure. They need a rigid structure to withstand environmental stress like wind and strain.
या रेन। मैंने तुम्हें बताया कि जो प्लांट्स बेचारे होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं, है ना। अब इसमें से तुम में से कुछ बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे बोलेंगे कि भैया उसकी जड़ें तो मूव करती हैं। अरे भैया जड़ें मूव करती है ना, क्या प्लांट्स कुछ चल पाता है क्या? जैसे कहीं बाढ़ आने वाला है, ठीक है, अब वो जगह जो है वो फ्लोट प्रोन एरिया है, यानी वहाँ पे बाढ़ का पानी आएगा, तो क्या पेड़ चल के कहीं ऊंची जगह पे चला जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा, राइट। तो जो इन्वायरमेंट है उसने खुद ही उसको गिफ्ट दे रखा है। क्या गिफ्ट दे रखा है उसको? तो इन्वायरमेंट ने उसे इन्वायरमेंट में जिंदा रहने के लिए या विथस्टैंड करने के लिए, स्ट्रेस को झेलने के लिए या विंड एंड रेन के मुकाबला करने के लिए उसको दे रखा है सेल वॉल, राइट। Therefore, plant cell have an additional covering outside the cell membrane is called cell wall. The cell wall is also helps leaves, flower and form and maintain the shape and helps the plants to stay upright. Help करता है plants को सीधा खड़े रखने के लिए. Although rigid, the cell wall is permeable. Which means water and dissolved minerals can pass through it. जो water and dissolved mineral होते हैं वो easily से pass हो सकते हैं, है ना। Along with the selectively permeability of the cell membrane, जो उसके अंदर particular selectively permeable membrane होता है, अगर उसने चाहा तो। The permeability of the cell wall helps plants to root absorb the nutrient from the soil. When we place a rohio leaf or an onion peel in a concentrated sugar solution, the plant cell lose water due to osmosis. However, the cells do not shrink in size. Their rigid cell wall maintain their shape. बताया था तुम्हें कि जो सेल वॉल होती है उनकी शेप को मेंटेन कर लेती है, राइट। द इनर कंटेंट ऑफ द सेल श्रिंक्स, सेल मेम्ब्रेन पुल्स अवे फ्रॉम द सेल वॉल। इंटरनल कंटेंट श्रिंक भले ही हो गया लेकिन उसकी जो स्ट्रक्चर है वो कभी श्रिंक नहीं होगा। इसका प्लांट सेल का क्यों नहीं होगा बोलोगे? क्योंकि भैया उसके बाहर एक सेल वॉल होता है, राइट। द सेल वॉल, दिस shows that the cell wall helps plant to remain firm and their original shape, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है विच सेल हेल्प्स द प्लांट्स टू which cell helps the plants to get their original shape और कह सकते हैं स्ट्रक्चर, तो उसका आएगा तुम्हारा क्या? सेल वॉल, ठीक है। एनिमल सेल्स सच एज चीक सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल, यानी ह्यूमन के भाई जो चीक्स होती है उसके पास सेल वॉल नहीं होते। देयरफॉर प्लेस्ड इन अ कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन दे लूज वाटर एंड श्रंक। इतना ज़्यादा श्रंक हो जाएगा कि लगेगा कि हाँ इसको बाहरी यानी कोई भी आउटर लेयर नहीं थी जो इसकी शेप को मेंटेन रख पाता, जैसे ऊपर तुम्हें इसमें दिखाया था मैंने, राइट। आगे देखो, विदाउट अ रिजिड सेल वॉल एनिमल सेल कैन चेंज शेप इजीली। दिस फ्लेक्सिबिलिटी सपोर्ट्स द ओवरऑल मूवमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ एनिमल्स टिश्यूज। इसी कारण ये सेल वॉल नहीं है ना, इसी कारण कह सकते हैं हमारी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल है कि मूव कर पाते हैं, है ना। द प्लांट सेल वॉल इज परमेबली मेड अप ऑफ सेलुलोज। अंडरलाइन करो इसे, जो प्लांट सेल है वो सेलुलोज से बना होता है। सेलुलोज क्या है? एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है जो कि फॉर्म होता है बहुत सारे ग्लूकोज के लिंक होने से, ठीक है। तो सेलुलोज इज आवर डाइट एक्ट एज रफेज, तो हमारे लिए वो क्या है? रफेज की तरह काम करता है, ठीक है, हमारे बॉडी में, राइट। हेल्पिंग डाइजेशन, some microorganisms like fungi and bacteria also have cell wall to provide protection and structural support to their cells, right। आ गया the cell inferior a coordinated working system, sorry inferior बोल दिया मैंने, interior। You have learned the most cells have their basic parts, a selectively permeable membrane जो कि अलाउ करता है केवल उन चीज़ों का अंदर आने के लिए, बाहर जाने के लिए जो कि सेल के लिए जरूरी होते हैं, राइट, है ना। एक सेमी फ्लूइड जो तुमने पढ़ लिया, जेली लाइक स्ट्रक्चर ऑफ साइटोप्लाज्म, अच्छा तुमने पढ़ा नहीं है। जो सेल होते हैं ना, ध्यान से देखना, ये सेल है। अब इसके अंदर जो ये इधर ये येलो स्ट्रक्चर, येलो यहाँ पे लिक्विड देख रहे हो ना, पूरे में येलो येलो सा है, ये होता है ये होता है साइटोप्लाज्म। क्या होता है? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म कह सकते हो, एक इमेजिन करो, एक सेल एक गोल सा स्ट्रक्चर है जिसके बीच में एक येलो कलर का लिक्विड है जिसके ऊपर सारे ऑर्गेनल है। ध्यान से देखोगे सारे ऑर्गेनल इसके ऊपर फ्लोट करते हैं, राइट। अलग अलग ऑर्गेनल है वो फ्लोट करते हैं। वैक्यूल क्या है? इसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब मैं तुम्हें एक एक करके चीज़ें बताता रहूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले देख लो, इन एडिशन टू द न्यूक्लियस द साइटोप्लाज्म कंटेन्स सेवरल सबसेल्यूलर कंपोनेंट जिन्हें हम ऑर्गेनल कहते हैं।
along with the substance present in it. Most of the are only visible when electron microscope. याद रखना है कि हम सेल के अंदर के ऑर्गेनल्स को बिना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स के नहीं देख सकते, राइट। अब एक चीज तुम्हें छोटा सा यहाँ पे जल्दी बता देता हूँ, गौर करना। क्या गौर करोगे? बोलोगे भैया जो वैक्यूल है ना प्लांट सेल का बहुत बड़ा है, एनिमल सेल का बिल्कुल छोटा सा है, देख रहे हो। अब तुम खुद सोचो, तुम्हें दिन में 2 या 3 बार खाना पड़ता है, राइट। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं अगर उनकी जड़ें टूट भी जाती हैं आंधी तूफान आने की वजह से, तुमने चीज़ गौर की बहुत समय तक वो हरे भरे रहते हैं। क्यों रहते हैं? याद रखना, इसी वैक्यूल के कारण। वैक्यूल क्या करता है? वैक्यूल फूड एंड एनर्जी स्टोर करके रख लेता है प्लांट्स की, फूड प्लस एनर्जी स्टोर करके रख लेता है। सेम तरीके से जो वैक्यूल होता है ह्यूमन का इतना बड़ा होता ही नहीं है, इससे हमें कंटिन्यूसली फिल करना होता है। लेकिन हाँ, कुछ घंटों के लिए ये भी सेम फूड प्लस एनर्जी सिक्योर करके रख लेता है ना, ताकि हम कुछ समय तक तो सरवाइव कर पाए। फिर एक सर्टेन टाइम के बाद हमें खाना खाना पड़ता है, राइट। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे एक्सप्लेन करेंगे तुम अच्छे से। बाकी उम्मीद करूँगा वीडियो अच्छी लगी होगी तो तुम लाइक तो कर ही दोगे, नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लो बस तुम।